बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि 12th का जो 7 नंबर चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट उसको कैसे शॉर्ट करे, कैसे समझे। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये चैप्टर लेकर के आया हूं और मैं कोशिश करता हूं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग एक सबसे जो टॉपिक लेंगे पहले वो है हमारा LCRAC सीरीज सर्किट। तो अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हो, इसके सारे फॉर्मूलेस को आप समझ लेते हो, देन उसके बाद आप चीजों को शॉर्ट करना स्टार्ट करोगे। तो LCRAC सीरीज सर्किट क्या है? तो L मतलब मेरा होता है इंडक्टर। तो सबसे पहले मैं एक इंडक्टर बनाऊंगा, ठीक है। एंड देन फिर होता है C4 कैपेसिटर। तो इसको हम लोग फिर कैपेसिटर से सीरीज कनेक्शन में ऐड करेंगे। फिर हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर, तो इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। एंड देन इसके बाद जो है इसको बोल रहे हैं एसी सोर्स से कनेक्ट करने के लिए, तो हम लोग इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज द एसी सोर्स। ओके, अब क्या करना है आपको कि यहां पे ये जो हमारा एल है, सी है, आर है, इसको जो वोल्टेज मिल रहा है ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब डीसी नहीं है, डायरेक्ट करंट नहीं है, यानी कि ये करंट फ्लक्चुएट हो रहा है। इसलिए तो इसका साइन ऐसा यूज कर रहे हैं, एक साइन कर्व, कोस कर्व की तरह। तो यहां पे जो हम V यूज करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे Vm cos ओमेगा t, यानी कि हमारा वोल्टेज साइन और कोस का फंक्शन होगा। और यहां से जो करंट आ रहा होगा उसको हम लोग ले लेते हैं I, यानी कि इसमें जो सीरीज कनेक्शन में करंट जा रहा है वो हमारा है I। तो अब यहां पे क्या करना है कि यहां पे बेसिक फंडा ये होता है कि दिस इज द रेजिस्टेंस हुज यूनिट इज ओम। इसका यूनिट ओम होता है, पर इसका यूनिट जो होता है, इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। अगर हम एल की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। सी की अगर हम लोग बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? फैराडे होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट की बात करें तो ओम होता है। तो हमको यहाँ पे करंट जो आने की इस सर्किट के लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पे इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। तो हमको उस इंपीडेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि आप अगर देख रहे होगे तो ये ओम है, तो इसको भी तो एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट पहले करवाना होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक समझिए कि आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेते हैं। तो यहां पे क्या होने वाला है कि आपको एक सबसे पहले समझना होगा कि अगर हम लोग इस इंडक्टर को अगर हम लोग रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहते हैं तो इसको XL लिखना होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा L। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा L का यूनिट जो होगा वो ओम देगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस इसको हम बनाए सबसे पहले। फिर हमने कैपेसिटर की बात करें तो इस कैपेसिटर को हम लोग XC से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस जो देखते हैं वो 1/ओमेगा C से देखते हैं। और अगर हम XR की बात करें तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस है ही, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आने इंडक्टर और कैपेसिटर को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हेल्प से, ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की हेल्प से हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया है। अब हम इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल जो लिए थे उसका नाम क्या हो जाएगा? इंडक्टिव। ये जो होगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम पड़ता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL को बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? ओमेगा L। फिर हमारा है एक कैपेसिटिव, एक है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसको हम लोग XC से बोलते हैं और ये है हमारा 1/ओमेगा C। अब हम लोग नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है उसको लिखते हैं। सो नाउ हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं इफेक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसका नाम हो जाता है इम्पीडेंस। इसी को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। इज
तो इसको हम लोग एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये रियल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है कि L यानी इंडक्टर और कैपेसिटर एक हमारा फ्लक्चुएटिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इंडक्टर इज एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूसिंग डिवाइस है, जबकि हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो इन लोगों का इमेजिनेशन के बेसिस पे हम अभी इसको लिखे थे, इसीलिए यहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर के जैसा इसको ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से इसका जो इफेक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा, इंपिडेंस जो हो जाएगा, उसको हम लोग लिख लेंगे Z इक्वल्स टू पहले तो रियल नंबर लिखेंगे। हम लोग को पता है कि x प्लस आई वाई हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते थे, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि x इज अ रियल नंबर और आई वाई इज अ इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो Z इक्वल्स टू हो जाएगा X जो होगा हमारा यहाँ पे ये रियल है, मतलब एक्चुअल में जो यहाँ रेजिस्टेंस है वो ये है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, R लिख लेंगे, प्लस फिर यहाँ पे जो है तो ये एक इमेजिनरी की नंबर की जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो बस इसमें आयोटा आपको लगा देना है। तो आई अगर हम लोग इसको लगा दें, आई यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, आई लगा देंगे तो अगर हम करंट को अलग स्मॉल आई करंट से लिखना चाहेंगे तो उस समय कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसीलिए हम एक नोटेशन चेंज कर ले तो J यूज कर लेते हैं और इसको ओमेगा एल से यानी XL लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जो हमारा होता है वो एक नेगेटिव इमेजिनरी नंबर में इमेजिन करना पड़ता है, तो माइनस JXC हो जाएगा। आप इस डाटा को पुट कर दो तो यहाँ R प्लस J ओमेगा L माइनस J 1 बाई ओमेगा C। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात थी कि आने की इंडक्टिव केस जो होता है, इंडक्टर के लिए जो हम इमेजिन करते हैं वो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, एंड हमारा इंडक्टर ये कैपेसिटर के लिए जो हम लोग करते हैं उसको नेगेटिव इमेजिनरी नंबर में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो जे कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन करके आता है, आपको यहाँ पे फाइनली जो हमारा इक्वेशन बन के आता है वो क्या हो जाएगा, R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C। तो दिस इज द फाइनल इफेक्टिव डेरिवेशंस, ओके। एंड अब यहां पे हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ Z इज, यानी इंपिडेंस का हमारा मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है जो है हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे भी। तो यहाँ पे जो है सो हमारा मोड ऑफ जेड जो हो जाएगा वो रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि मेरा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इंपिडेंस निकल गया है। अब हम लोग यहाँ पे इसके साथ इस पूरा जेड जो आया है, मोड ऑफ जेड जो आया है, इसका हम लोग एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी वोल्टेज करंट जो हमारा है एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ की मदद से। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओम्स लॉ यूज करें, यूजिंग ओम्स लॉ, तो अगर ओम्स लॉ हम लोग यूज करते हैं तो करंट का इक्वेशंस लिख सकते हैं। I इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई जेड। तो हमारा V पहले लिखते हैं एंड Z लिखते हैं। तो Z की जगह हमको क्या R जो होता है, R की जगह मोड ऑफ Z लिखा जाएगा। V को हम लोग वापस इस यहां से अगर देखें तो क्या लिखना पड़ेगा, Vn cos ओमेगा t डिवाइड बाय मोड ऑफ Z कितना हो जाएगा, यहां से आप पुट कर लो इसको, तो यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से आने की, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपको यहाँ पे करंट का जो है, करंट और वोल्टेज में एक फ्लक्चुएशन होता है। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि जहां से वोल्टेज स्टार्ट हो वहीं से करंट भी स्टार्ट हो, तो जरूरी नहीं है, आपका अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो आपको पहले यहाँ पे क्या करना है कि उसको चेक करने के लिए एक फेज डिफरेंस का हेल्प लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या है, ओमेगा टी माइनस डेल यूज करेंगे करंट का इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का इक्वेशन जो हमारा फाइनली हो जाएगा वो हो जाएगा वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस डेल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हमारा हो जाएगा करंट का इक्वेशन, और वोल्टेज का इक्वेशन दिस वन इज। और यहाँ पे डेल जो हमने लिया वो क्या बोल देंगे यहाँ पे, वेयर डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस किसके किसके बीच का, करंट एंड वोल्टेज का। तो वेयर डेल इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच का ये फेज डिफरेंस होगा, आने की एंगल का डिफरेंस। फेज मींस एंगल, फिजिक्स में हम लोग फेज को एंगल ट्रीट करते हैं। तो आपका सबसे पहले इतना पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप इसको फिर से वीडियो को प्रीवियस करके आप देखो और समझो कि यहाँ पे कहां पे हमको चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि उसको कैसे समझ करके वहां से भी हम लोग चीजों को याद रख सकते हैं। और फेज का जो एंगल का वैल्यू है वो उसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे भी। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दो एक्सिस का हेल्प लेना है। वो दो एक्सिस कौन कौन से हैं, एक होगा हमारा रियल एक्सिस जो एक्स एक्सिस पे होगा, और एक हमारा होगा वाई एक्सिस जिसपे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट या इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास होगा दो एक्सिस, लेट्स सी, एक हमारा वाई एक्सिस होगा और एक हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसका नाम दे देंगे रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और इसका नाम हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये भी रियल एक्सिस, ये पूरा रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस को। इमेजिनरी एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव पार्ट है रियल एक्सिस का और ये नेगेटिव पार्ट है। तो हम लोग इस चीज को जो हमने लिखा था उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा इंपेडेंस का जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, जरा देख लेते हैं। तो Z इक्वल्स टू था R प्लस जे एक्स एल को जगह हम ओमेगा एल लिख लेते हैं, या ऐसे लिखा था मैंने सबसे पहले, जे ओमेगा एल माइनस जे बाय ओमेगा सी। आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए। तो इसी से आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। रियल एक्सिस आने की रियल में रेजिस्टेंस जो है वो, तो इसका हम लोग डाटा यहां से यहां तक ले लेते हैं कि ये यहां पर हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट को। तो इसलिए रेजिस्टेंस का जो डाटा होगा वो रियल एक्सिस पे होगा। फिर हम लोग बात करते हैं ओमेगा एल में जे लगा हुआ, इमेजिन किया हुआ पार्ट था, तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। तो ये ओमेगा एल है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहां तक जो है सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा एल को। ठीक है, और उसके बाद 1 बाय ओमेगा सी था, पर ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेक्शंस में हम लोगों को जाना है। तो नेगेटिव सेक्शंस में हमने कुछ मान लिया कि यहां से यहां तक इसका जो डाटा है 1 बाय ओमेगा सी है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक डाटा में लिखते हैं। तो जेड इक्वल्स टू यहां पे लिखने का क्या जरूरत पड़ा था, जे कॉमन ले लिए तो हमने लिखा था ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। तो इसको हम लोग एक पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। जैसे कि अगर ये 10 है और -5 है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू में हम लोग को दिखता है कि अगर 10 में से 5 हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 5, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। नेगेटिव पार्ट ये था पूरा -5 और ये 10 पॉजिटिव पार्ट, तो जब हमने इसको ऐड किए तो यहाँ पे +5 आ रहा है। तो हम लोग इसी को ऐसे करें, इसको माइनस के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो कुछ ये भी डाटा देगा, वो कुछ कम देगा। तो हम इसको यहां से यहां तक कर ले रहे हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा एल बाय ओमेगा सी को। ठीक है, यहां से यहां तक। तो अब इन दोनों को मिलाते, फाइनल मेरा मिल गया इमेजिनरी एक्सिस का, रियल एक्सिस का मिला हुआ। अब दोनों को मिलाता हुआ एक हम लोग कोऑर्डिनेट क्रिएट करेंगे।
तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं OABC। तो ये जो पॉइंट है फाइनली जो हमको मिला है एंड ओरिजिन जहां हमने रेफरेंस लिया था, इनको ज्वाइन करा देंगे तो हमारा नेट इक्विवेलेंट इंपेडेंस मिल जाएगा। तो नेट इक्विवेलेंट इंपेडेंस हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ जेड एंड आने की यहां से यहां तक हमारा जो था ओमेगा एल बाय ओमेगा सी, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी होगा। यहां से ये जितना है उतना यहाँ पे ये भी हो जाएगा। दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहां से ये जो हमारा एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं फेज एंगल। यहां से जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज एंगल। अब हम लोग यहां से इस ट्राइंगल के हेल्प से डेल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 10 अगर हम लोग एंगल OBC या देखे BCO में, तो आपको दिखेगा इन ट्राइंगल BCO में, तो हम लोग 10 डेल निकाल सकते हैं। तो 10 डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC बाय OC। यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका BC कितना है, ओमेगा एल बाय ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा C डिवाइड बाय R। बिल्कुल, तो यहां से हमारा 10 डेल इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको ओमेगा एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, XL माइनस 1 बाय ओमेगा C को क्या लिख सकते हैं, XC डिवाइड बाय R। सो देयरफॉर यहां से डेल इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाय R। तो ये हमारा फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो यहीं से ना हमारा करंट का फॉर्मूला जनरेट हुआ था कि करंट कितना होगा। तो ये था हमारा करंट, यहां से जो हम फेज डिफरेंस से हम लोग पता जो किए थे। अगर इस तरह से नाव करके हम लोग लिखे कि वोल्टेज का इक्वेशन कितना होता है सर, तो V इक्वल्स टू होता है Vm cos ओमेगा t। करंट का जब हम लोग लिख लिए तो कितना होता है, करंट का हमने लिखा V बाय मोड ऑफ जेड पहले लिखेंगे एंड देन V का वैल्यू पुट किए तो Vm cos ओमेगा t नहीं, ओमेगा t माइनस डेल, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस देखने के लिए हम लोग सर्किट अलग अलग, अभी तो यहाँ LCR में डेल बन रहा है तो वो लेके चलेंगे, फिर हम लोग सिंगल सर्किट के लिए आगे देखेंगे, फिर मोड ऑफ जेड हो जाएगा एंड मोड ऑफ जेड का वैल्यू कितना होगा, तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपको ये तीनों याद रखना है लॉजिक से। आप अगर इन तीनों को आप समझ लेते हो तो आपको यहाँ से 40% का बैटल ऑन हो जाता है, जीत जाते हो। तो क्योंकि आपका यहाँ पे मेन फंडा जो इस चैप्टर का है वो इसी पार्ट में है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छे समझो और इसके बाद जो नेक्स्ट चीजेस हैं आने के डिवाइसेस में जो चेंजिंग है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज इस वीडियो को आप जितना चाहो शेयर करो, जिससे मुझे एक पोटेंशियल मिले और ज्यादा से ज्यादा आप तक हम अपनी ट्रिक्स को लाएं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।